पहली दुनिया में यूक्रेन की आसपास की धरती पर हार हुई नेपोलियन बोनापार्ट की। दूसरी हिटलर की। सबसे ज़्यादा टैंक अगर किसी युद्ध में अब तक दुनिया में खराब हुए हैं, नष्ट हुए हैं, तो ये यूक्रेन की लड़ाई में रूस के लोगों के अंदर ये बढ़ता हुआ संतोष है। लोग देखते हैं 90% लोग जो है सड़क पर हैं, सड़क पे। वहाँ के टेलीविजन चैनल के क्रू ने ऑनलाइन सारे के सारे इस्तीफा दे दिया। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ है एडवोकेट रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर कुमार जी, ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध की करीब पहुंच रहा है। इसको कहा जा रहा है कि थर्ड विश्व युद्ध हो जाएगा। यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है, रशिया के खिलाफ आप देखिए कि पूरी दुनिया होती चली जाए धीरे धीरे। सिर्फ एक कंट्री बची हुई है, इंडिया, जो उसे सपोर्ट कर रही किसी न किसी बहाने या खामोश बैठी हुई है। तो ये एक, और उसके बाद अभी अमेरिका ने कहा बाइकआउट करने के लिए पुतिन को हर तरीके से, यूएसए को हर तरीके से बाइकआउट करने के लिए। अब यूएसएसआर तो रहा नहीं है, वो तो रशिया हो गया, सोवियत रशिया हो गया। तो पुतिन की क्या जिद है, पागलपन है, क्या चीज़ है ये जो ये कर रहा है? मैं ऐसे कहूँगा कि जिसे कहते हैं ना, आपके असेसमेंट की गलती। अच्छा। आदमी जब कोई प्लान बनाता है तो वो हर बार में ये सोचता है कि जो कुछ होगा मेरे फेवर में ही होगा। नेगेटिविटी उसमें तो पुतिन की असेसमेंट की गलती है। पुतिन का असेसमेंट गलत है। आपको याद होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जो केजीबी का चीफ है वो पुतिन को बातचीत में कुछ बात सजेशन दे रहा, और जब वो अपने सजेशन देने की बात करता है तो पुतिन उसको कहता है कि तुम्हें मैं बर्खास्त करता हूँ जी। यानी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, राउंड टेबल, और उसमें वो अपने केजीबी के चीफ को कहता है मैं तुम्हें पद से हटा रहा हूँ। तो इसका मतलब पुतिन ने अपने माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया कि मैं कोई आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, कोई सलाह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं शक्तिशाली यानी पुतिन ने अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करेगा अब अगले बार अगर वो जीत गए लड़ाई तो। अब पूरी दुनिया को कहेगा जैसे हिटलर का सपना था कि तुम सब मेरे गुलाम हो, तो वो रहेगा। तो ये जो पुतिन है उसने सोचा था कि जैसे अफ़गानिस्तान में अरशद घानी जो प्रेसिडेंट थे, जब वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, वो देश छोड़कर भाग गए। जी। उसके बाद जो है जब सेना के पास कोई उसका प्रमुख नहीं रहा, कोई उसको गाइडलाइन देने वाला नहीं रहा, तो सेना में भी भगदड़ मच गई और सारी उनकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने अपनी सेना को, मित्र देशों की सेना को अफ़गानिस्तान से निकालने की घोषणा की थी और उसे वक्त से पहले अमली जामा पहना दिया। तो पुतिन के मन में भी यही था कि मेरे बगल में जो यूक्रेन नाम का देश है, जो कि हमारा ही हिस्सा है, जिसके 14,000 एटॉमिक वेपन जो है यूक्रेन ने जब यूएसएसआर 1992 में टूटा था तो रूस को दे दिए थे। जी। तो वहाँ पर सेना भी कम थी, हथियार भी कम थे। तो पुतिन को लगता था कि इसको रसगुल्ला है, मुंह में रख लूँगा तो हजम हो जाएगा। वो 7-8 दिन की बात ही कर रहे थे और उनको ये था कि 7 दिन मैक्सिमम लगेंगे। लेकिन जो जेलेंस्की है, जो कि जिसके बारे में एक बात थी कि बड़े कॉमेडियन है, उसने एक अलग स्टैंड लिया। उसने कहा कि मैं जिंदा रहूँगा या मरूँगा, लेकिन मैं ना तो राष्ट्रपति पद छोड़ूंगा, ना यूक्रेन को सरेंडर कराऊंगा, और यूक्रेन का बच्चा बच्चा, आदमी, औरत, बुढ़े सब जो है सड़क पर पिच बैटल जिसे बोलते हैं, आमने सामने की लड़ाई करने के लिए तैयार है। मरते दम तक हम लड़ेंगे, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। और ये जब लड़ाई शुरू हुई तो एक तो पहला झटका जो है दूसरे दिन ही लग गया कि जब उसने घोषणा कर दी कि हम लड़ेंगे, तो पुतिन की सारी जो योजना थी वो बर्फ की तरह पिघल गई। और दूसरा जो पुतिन को नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो कि उसको ये था कि हम 48 घंटे में कॉन्कर कर लेंगे। तो उसने अपनी सेना के जवानों को, रूस की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, तो उसने अपनी सेना के जवानों को कहा कि हम जो है फ्रेंडली ट्रिप पर, हॉलीडे ट्रिप पर यूक्रेन जा रहे हैं। तो सेना मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी कि हमें वहाँ जाकर लड़ना पड़ेगा, हमें परेशानी होगी, हमें एक आदमी को मारना पड़ेगा। तो उनको नहीं पता था। वो तो जैसे हम अचानक जाएं कहीं कि जी हम पिकनिक बनाने जा रहे हैं और वहीं पता चले यहाँ तो लड़ने आए हैं। तो फौज हक्का बक्का रह गई, मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी। और उसकी कंडीशनिंग जो है पुतिन ने नहीं की थी कि तुम करो या मरो, जिंदा रहेंगे या जिंदा लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, ये सब उनको तैयार नहीं किया। तो तैयार नहीं किया तो सेना उस जो है इस बात को सहन नहीं कर पाई।
अब उसमें जो सबसे बड़ी गलत बात हुई कि यूक्रेन में बर्फ़ गिरती है सर्दियों में। जी जी जी। अब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ यूक्रेन में जब बर्फ़ गिरती है तो आप समझिए पहली हार यूक्रेन की बर्फ़ में नेपोलियन बोनापार्ट की हुई। बोनापार्ट की हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वहाँ पर जो है बर्फ़ गिरेगी, हमारी सेना दलदल में फंस जाएगी और हमारा जो लॉजिस्टिक और जो रसद जाने का कार्यक्रम है वो रद्द हो जाएगा, नहीं पहुँच पाएगी। तो पहली दुनिया में यूक्रेन की आसपास की धरती पर हार हुई नेपोलियन बोनापार्ट की। दूसरी हिटलर की हुई थी वहीं पे 1945 से पहले, जब हिटलर ने सोचा कि मैं जो है रूस पे हमला करके इस पे कब्जा कर लूँ, तो उसको भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो है जाड़ों में जब बर्फ़ होती है तो जब बर्फ़ पिघलती है तो खेतों में दलदल बन जाता है। अब खेतों में दलदल बन जाता है तो हम कैसे इसको जीतें, हिटलर को हारना पड़ा। अब तीसरी हार जो है पुतिन की होगी, क्योंकि पुतिन को यह था कि हमारी सेना जो है सड़क के रास्ते जाएगी, टैंक सड़क के रास्ते जाएंगे, बख्तरबंद गाड़ियाँ सड़क के रास्ते जाएंगी, सैनिक जो है सड़क के रास्ते जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। तो यूक्रेन को इस बात की पता थी, तो सबसे पहला यूक्रेन ने क्या किया, जितने ब्रिजेस थे, जितने रास्ते थे, उनके सारे रास्ते, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों को बांटने की जो प्राकृतिक सीमा है वो नदी है। जी जी जी। एक बड़ी नदी है जो पूरे यूक्रेन और उसको बांटती है और उनकी एक समझिए प्राकृतिक जो है एक तरह से सीमा है। तो उस सीमा के जितने भी रास्ते थे, जैसे ही यूक्रेन को मौका मिला उसने वो सारे के सारे रास्ते ध्वस्त कर दिए। अब टैंक नहीं चल सकता, सैनिक नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। और जाएगा कहाँ से, उस रास्ते से जाएगा जब बर्फ है, तो बर्फीले रास्ते से जाएगा, दलदल से जाएगा तो वैसे ही उसका भट्टा बैठ जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा टैंक अगर किसी युद्ध में अब तक दुनिया में खराब हुए हैं, नष्ट हुए हैं, तो ये यूक्रेन की लड़ाई में रूस के हुए हैं। अब इस लड़ाई का खामियाजा क्या है, रूस के पास हथियार है, इसीलिए जो है नाटो ने एकदम कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बिडेन ने ये माना कि हम रूस को हथियार से नहीं हराएंगे, हथियार से हराएंगे तो परमाणु युद्ध शुरू होगा। पूरी दुनिया में आज इतने हथियार हैं कि अगर आप एक साथ इन्हें इस्तेमाल कर लें तो आप 25,000 बार इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। जी जी जी, इतने हथियार हैं। तो उस युद्ध से बचने के लिए नाटो और अमेरिका के जॉय बाइडेन जो हैं उन्होंने एक साइकोलॉजिकल वार शुरू की है। ये साइकोलॉजिकल वार क्या है कि रूस के लोगों में जो सैंक्शन लगी है उससे हताशा है, बैंकों में उसका रूबल की वैल्यू कम हो गई है, उसकी संपत्ति वो सब हो गया कर लिया है, सामान नहीं मिल रहा लोगों को खाने का। और रूस के जो 100 सबसे ज़्यादा ताकतवर अमीर आदमी जो कि 1992 के बाद रूस की सारी संपत्ति पे कब्जा किए हुए बैठे थे, वो सब रूस छोड़कर भाग गए। तो एक तरह से साइकोलॉजिकली सब लोग कहते हैं कि पुतिन जो है इसका दिमाग चल गया है, इसकी रणनीति गलत है और रूस के लोगों के अंदर ये बढ़ता हुआ संतोष है। लोग देखते हैं 90% लोग जो है सड़क पर हैं, सड़क पे। वहाँ के टेलीविज़न चैनल के क्रू ने ऑनलाइन सारे का सारे इस्तीफा दे दिया। फिर दूसरे चैनल पे जो उनका है रूस का प्रावधा वाला, उसमें जो है वो लेके चकती खड़े हो जाते हैं कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं। ये हिंदुस्तान के गोदी मीडिया में नहीं सोच सकते आप, वहाँ के लोग इतने बहादुर हैं। तो अब साइकोलॉजिकल वार ये है कि पुतिन जो है दिमागी तौर पर एक दिन का युद्ध उसकी उम्र 1 साल बढ़ा रहा है। अब आप ये समझिए पुतिन की उम्र 60-70 साल नहीं है, पुतिन की उम्र इस युद्ध के बाद जो है आज के समय में 90 साल की हो गई है। तो 90 साल की उम्र वाला पुतिन जो है गलती पे गलती करेगा और पूरी दुनिया की नज़र किस बात पे है, वेस्ट की नज़र किस बात पे है, सिर्फ इस बात पर है कि पुतिन के चारों ओर जितने भी लोग हैं उनमें विद्रोह हो। जी जी जी। यानी कि जो पुतिन की रणनीति थी कि जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, सारे लोग जेलेंस्की को हटा देंगे। अब खतरा ये है पुतिन के लिए कि उसके करीब के लोग ही उसके खिलाफ उसको ये सिद्ध करेंगे पागल हो गया है, इसकी अकल काम नहीं करती, ये आदमी जिंदा रहने का काबिल नहीं है और उसके खिलाफ जो है विद्रोह हो सकता है। और ये जिस दिन विद्रोह होगा उस दिन दुनिया को पता चलेगा कि सन की तानाशाह, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, पुतिन हो या इदी अमीन हो या जितने भी आप गिनोगे, सबके सब जो है एक ही बात को मानते हैं कि वो जनता का भला नहीं कर सकते। हमारे देश में भी सरकार ऐसी है जो जनता का भला नहीं करना चाहती और इसीलिए आप समझिए जो इन लोगों का अंत होगा वही हमारे वालों का भी अंत होगा। यही एक सच्चाई है और यही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।